शहीद साहब हमारे बीच बैठे हमारे छोटे भाई और यहाँ के विधान परिषद के सदस्य एमएलसी नज़ीर साहब, यहाँ इस स्टेज पर मौजूद सभी कौमी तंजीम के ओहदेदारान, आज के इस नशिस्त में आए हुए तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, ख़वातीन और नौजवान साथियों, जैसा अभी नज़ीर साहब ने बताया कि अचानक ये प्रोग्राम बना और मैंने इनसे ज़रूर ख्वाहिश जाहिर की कि अगर इस मौके पर अपने कौमी तंजीम के तमाम बुजुर्गों के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ अगर मुलाकात हो जाती है तो अच्छी बात है। इससे पहले भी कुछ महीने पहले यहाँ कौमी तंजीम की एक नशिस्त हुई थी और उसमें भी आप सब लोगों से मुलाकातें हुई थी, बातचीत हुई थी। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, आज उनकी यौम पैदाइश है, उनका जन्मदिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस मुल्क के साथ क्या रिश्ता रहा है, इस मुल्क को बनाने में, संवारने में उनकी क्या भूमिका रही है, उनकी क्या कुर्बानियाँ रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर फर्द इसको जानता है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मौलाना आज़ाद की भी जयंती थी। मौलाना आज़ाद जो हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। ये दोनों हस्तियाँ ऐसी हैं कि अगर हिंदुस्तान की तारीख़, ख़ास तौर पर आज़ादी की तारीख़ को अगर हम देखें तो वो आज़ादी की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक इन दोनों शख्सियात की कुर्बानियों का उसमें जिक्र ना हो। आज जो हम लोग एक आज़ाद हिंदुस्तान के बाशिंदा हैं, इसमें उन तमाम लोगों का, महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और ऐसे बहुत सारी शख्सियतें जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, अपनी जायदाद को कुर्बान कर दिया। तो इन शख्सियतों की वजह से आज एक आज़ाद शहरी कहलाने का इख्तियार हम सबको मिला है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी नई पीढ़ी है वो शायद इससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है और यही वजह है कि आज जो मुल्क के अंदर एक बदनज़मी फैली हुई है, लोगों में एक भटकाव आ गया है, तो यही वजह है कि हम अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं। अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को अपने मुल्क की आज़ादी की तारीख़ से उनको रोशना नहीं किया और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी कमी रही है, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी समाज जो अपने बुजुर्गों को याद नहीं रखता, जो अपनी तारीख को याद नहीं करता, वो ज़्यादा दिनों तक
उसका वजूद नहीं रहता है। इसलिए अपने वजूद को भी बचाने के लिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने शहीदों का, अपने जंग आज़ादी के रहनुमाओं का, उनकी याद करनी चाहिए, उनकी कुर्बानियों का जिक्र हमें करना चाहिए। तो आज अच्छी बात है कि आज जो कौमी तंजीम की ये नशिस्त हो रही है, तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर इसको हम लोग अंजाम दे रहे हैं। शहीद साहब को, उनके साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज का दिन इसके लिए चुना। लेकिन हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खासकर युवा पीढ़ी को, नौजवानों को, उनको इसमें शामिल किया जाए और उनको तमाम अपनी उन कुर्बानियों का जिक्र हमें उनके सामने करें, क्योंकि आज का जो नौजवान है उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि मुल्क कोई तोहफे में हमें नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने हमें तोहफे में नहीं दिया है, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो एक भूखा नंगा हिंदुस्तान था, जहाँ कोई तालीम की गुंजाइश नहीं थी, तालीम की रोशनी नहीं थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, मुफलिसी थी, तमाम बुराइयों से हम एक तरह से उसको झेल रहे थे। वो हिंदुस्तान हमें अंग्रेज देकर गए थे। लेकिन आज 70 साल के बाद, आज़ादी के 70 साल के बाद आज जो हिंदुस्तान है वो इन्हीं बुजुर्गों की कुर्बानी और उनके कोशिशों का नतीजा है कि आज का हिंदुस्तान आज दुनिया में उसकी एक पहचान बनी है। और हम बहुत आगे बढ़े ज़रूर हैं, हालांकि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे मसाइल अभी भी हमारे सामने हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क हमारा है आबादी के हिसाब से, आबादी के तनासुब से, और आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में शायद दुनिया का आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होगा। तो आज हम उस मुल्क में रह रहे हैं, तमाम दुश्वारियों के बाद, परेशानियों के बाद इस मुल्क को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया और अपने पैर पर हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश की। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों का ये कहना था, ये मानना था कि ये मुल्क कभी भी एक नहीं रह सकता है, और ये मुल्क और इस मुल्क में जमहूरियत कभी नहीं मजबूत हो सकती है, मजबूत जमहूरियत कभी कायम नहीं हो सकती है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जिस तरह की आबादी है, जिस तरह से इस मुल्क के अंदर हर मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों ज़बानें बोली जाती, अलग अलग तहजीब है, अलग अलग तमद्दुन है, अलग अलग रिवायत है। ऐसे हालात में हिंदुस्तान एक रहेगा, ये लोगों को लगता था, दुनिया के लोगों को लगता था, खासतौर पर अंग्रेज़ों को लगता था कि ये अपनी आज़ादी को बचाकर नहीं रख पाएंगे, ये अपनी जमहूरियत को बचाकर नहीं रख पाए। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को भी आगे बढ़ाने का काम किया और इस मुल्क में जमहूरियत को भी कायम करने का काम किया। आज चाहे वो इस मुल्क का कोई भी बाशिंदा हो, किसी भी मजहब का बाशिंदा हो, कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, और चाहे एक मजदूर हो, एक रिक्शा चालक हो, हर आदमी को हमारी आईन ने वोट के हिसाब से उनको बराबरी का हक दिया। ये जो बराबरी का हक हमको मिला हमारे आईन के जरिए, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया और संवारा, और तमाम इन बुजुर्गों का
इस मुल्क के आईन को बनाने में तमाम पूरे हिंदुस्तान के जो जिसको कहे जो मौजूद हजरात थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी कुर्बानियाँ थी, बलिदान था, वो सब लोगों ने सर जोड़कर हिंदुस्तान का ये आईन बनाया है। आज जब हम 70 साल गुजार चुके हैं तो आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि आज उसी आईन पर जो हमारे बुजुर्गों की विरासत है उस पर हमले हो रहे हैं। जो हमें जमहूरियत हमने कायम की है इस मुल्क में, सबको बराबरी का हक देने का काम किया हमारे बुजुर्गों ने, उस जमहूरियत पर खतरा है, उस जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। जो भी हमारे बुजुर्गों ने यहाँ ऐसे जो आईन पर मुनसर जो भी ऐसी जमायत बनाई या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है और एक तरह से इस मुल्क के अंदर जो एक भाईचारगी थी, जो हिंदू मुसलमान एक साथ, बल्कि सारी कौमें एक साथ जो रहती आई थी, सदियों से रहती आई थी, और जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, आज उसके ऊपर खतरा है। नफरत का बाजार गर्म है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर हमको बांटने की कोशिश हो रही है। मजहब की बुनियाद पर लोगों को के अंदर दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ये बहुत ही खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। सियासत करने का अधिकार सबको है, इख्तियार सबको है, लेकिन सियासत के लिए, अपनी सियासत के लिए, हुकूमत के लिए अगर हम इस मुल्क को बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, इसकी बुनियाद को कमज़ोर करने का काम करते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये हमारे मुल्क के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। कौमी तंजीम इन्हीं मसलों को लेकर बनी थी कि मुल्क के अंदर जो फ़िरक़ावाला जो हम आहंगी है या जो आपस में जो मेल जोल है, जो हमारे रिश्ते हैं, इसको जो कमज़ोर करने की कोशिश हो रही थी, तो उसी वक्त कौमी तंजीम का वजूद हुआ था और हम लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर जहाँ तक हो सका मुनासिब हुआ, हम लोगों ने इस बैनर के नीचे लोगों को जोड़ने का काम किया। और आज तो हम फिर एक उसी तरह के दौर से गुजर रहे हैं जो आज़ादी के वक्त 1947 में जो मुल्क के हालात थे, एक नफरत और घृणा थी, एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे पर यकीन और भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वो तो हमारे बुजुर्ग ऐसे लोग थे उस वक्त, चाहे वो गांधी जी की शक्ल में हो, पंडित जी की शक्ल में हो, मौलाना आज़ाद की शक्ल में हो, ये तमाम ऐसी शख्सियतें थी जिन्होंने 1947 में जब हिंदुस्तान बंट रहा था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगी हुई थी, लाखों लोग उस नफरत के शिकार हुए, और उस वक्त भी हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को न सिर्फ बचाया बल्कि एक सेकुलर मुल्क बनाया। जो हालात थे उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद, जो दबाव था यहाँ के जो रहनुमा थे कि भाई पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों का एक मुल्क बन गया, अब जो ये मुल्क बचा है हिंदुस्तान, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये हिंदुओं का मुल्क होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जैसा मैंने कहा कि जो शख्सियतें थी, जो लोग थे, उन्होंने उस फ़िरका परस्ती का सामना किया और इस मुल्क को सेकुलर बनाया, एक सेकुलर आइन हमें दिया, और आज उसी आइन पर हम और आप चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन 2014 से फिर एक माहौल इस मुल्क के अंदर बदला है। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने हैं, तो उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। उन्होंने भी फिर उसी माहौल की तरफ ले जाने का कोशिश किया है। वो फिर ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान अलग हो जाएं, वोट बैंक की राजनीति सियासत चल रही है। वो जानते हैं कि अगर हिंदू मुसलमानों को हम अलग करेंगे तो इसका सियासी फायदा हमको मिलेगा, और मिला 2014-2019 में कई राज्यों में, कई सूबों में, कई रियासतों में। तो उसको इस बात का अंदाजा है कि अगर इन दोनों को बांट के रखा जाएगा तभी हमारी सियासत चलेगी। इसलिए उनकी ये कोशिश जारी है, लगातार जारी है। हम सब लोग एक हिंदुस्तानी हैं, एक मौजूद शहरी है। इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ जाते हुए हम खामोशी से देख नहीं सकते। हमारा भी कोई फर्ज बनता है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दी, हमारे बुजुर्गों ने एक आज़ाद हिंदुस्तान सौंपा हमको, लेकिन उस आज़ाद हिंदुस्तान को बचाकर रखने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। और इसीलिए हमको इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनसे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ लोग फिरका परस्ती चाहे जिसकी भी हो, जिस कौम की हो, हिंदुओं की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी भी कौम की हो, वो उतना ही खतरनाक है जितना किसी और की। हम अगर ये कहें कि नहीं हिंदू फिरका परस्ती खतरे में है, उससे खतरा है मुल्क को, और मुस्लिम फिरका परस्ती से नहीं है, तो ये गलत होगा, ये सोचना ही गलत होगा। हमें दोनों फिरका परस्ती से लड़ना है, हर तरह की फिरका परस्ती से लड़ना है, क्योंकि फिरका परस्ती एक ऐसा जहर है जो हमारे खून में एक बार शामिल हो जाए, वो एक ऐसा कैंसर है जो कभी जिसका जो लाइलाज है। इस कैंसर से हमको बचना है, फिरका परस्ती से इस मुल्क को बचाना है। कोशिश लोगों की यही है। जिस तरह से अंग्रेज जिन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर 200 साल से ज्यादा हुकूमत की, तो उनकी क्या ताकत थी, उनके पास कौन सा हथियार था? मुश्किल से 5,000, 10,000 या लाख मान लें अंग्रेज आए होंगे इंग्लैंड से, बरतानिया से, लेकिन हुकूमत उन्होंने किया 200 साल तक। उनका पास एक ही हथियार था, वो था बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो जानते थे कि जब तक इस मुल्क के लोग डिवाइडेड है, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, तब तक हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ऐसी तमाम जमातें ये काम कर रही हैं, और उनकी भी यही कोशिश है कि हमारे बीच में इत्तेफाक नहीं हो, हम एक दूसरे पर भरोसा न करें, नफरत और घृणा की जो एक आंधी चलाने की कोशिश हो रही है। हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को महसूस किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडे के नीचे हमारे मुल्क की आज़ादी हुई है। कांग्रेस को इस मुल्क से एक जज्बाती लगाव है, क्योंकि कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे ही लोगों ने कुर्बानियां दी थी, और इसलिए कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने की हैसियत से वो खामोश तमाशाई नहीं हो सकती है। उसने एक फैसला लिया, उदयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम पूरे हिंदुस्तान के जो सभी कांग्रेस के रहनुमा थे जमा हुए, और काफ़ी बहस और मुबाहिसे के बाद ये फैसला हुआ कि हमको जनता के बीच, आवाम के बीच जाना चाहिए। और राहुल जी ने उसकी जिम्मेदारी अपने कांधे पे ली, और उन्होंने तय किया कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोगों को करनी होगी। हमको हर व्यक्ति के पास, हर शख्स के पास जाना होगा,
और बताना होगा कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो आप सब लोगों को सड़क पर आना होगा, सबको इसमें शामिल होना पड़ेगा। और हमें खुशी है कि राहुल जी ने ये फैसला लिया कि 3,570 किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं। वो जो इतना दर्द सह रहे हैं वो किस लिए सह रहे हैं? उन्होंने इस बात को बार बार कहा है कि ये जो यात्रा है ये हुकूमत के लिए नहीं है, सत्ता में आने के लिए नहीं है, इस मुल्क को बचाने की यात्रा है। और इस मुल्क को अगर बचाना है तो हम सब लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। जिससे जो बन पड़े वो आगे बढ़कर इस मुहिम में, इस आंदोलन में उनको शामिल होना चाहिए और मदद करनी चाहिए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये वक्त बहुत नाजुक वक्त, मुल्क के सामने शायद ऐसा इम्तिहान का वक्त बहुत कम आया होगा, क्योंकि जब लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए, घृणा पैदा हो जाए, तो ये बहुत ही खतरनाक। जैसा मैंने कहा कि कौमी तंजीम ने सबसे पहले भारत जोड़ो का नारा दिया था, हमने कौमी तंजीम ने फैसला किया था, आज से नहीं 5 साल से हम इस काम पर लगे हुए हैं। भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो का नारा सबसे पहले कौमी तंजीम ने दिया था, और उसी कौमी तंजीम के उस नारे को आज हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनाया और आज पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला चल रहा है। सब जगह लोग पहुंच रहे हैं और नफरत के खिलाफ लड़ाई, जंग लड़ी जा रही है। लेकिन इसमें कामयाबी तभी होगी जब एक एक फर्द इस जिम्मेदारी को समझे। कांग्रेस पार्टी, ठीक कहा सईद साहब ने कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से, जब से इसका वजूद हुआ है, तब से लगातार आवाम के बीच भाईचारगी, सर्वधर्म समभाव जो गांधी जी का नारा ही नहीं था, वो उस पर अमल करते थे। सर्वधर्म का मतलब सभी मजहब के लोगों को साथ लेकर चलो, हर मजहब की इज्जत करो, ये हमको सिखाया गया है। हमारे बुजुर्गों ने ये तालीम हमको दी, इसलिए उसी तालीम को लेकर हमें आगे बढ़ना है और इस मुल्क को बचाना है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सईद साहब का और तमाम अपने कौमी तंजीम के साथियों का, यहाँ बहुत सारे अहदेदारान आए हैं, उन सब का मैं अपनी तरफ से बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, शॉर्ट नोटिस में आए। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी आवाज़ है, तो भी ज्योति की जो बात हम कह रहे हैं, ये कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। और कांग्रेस का जो ये एक आंदोलन चल रहा है, हम इसको आंदोलन ही कहेंगे, मुहिम एक, ये सिर्फ एक कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है कि एक सियासी पार्टी होने की हैसियत से हम ये कर रहे हैं। एक आंदोलन है और इस आंदोलन में हम सब लोगों को शरीक होना चाहिए और इस मुल्क को बचाने का काम करना चाहिए, वरना आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। हम में जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हमसे ये सवाल करेगी कि आप लोगों ने इस मुल्क को क्या दिया, आपने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। हमारे पूर्वजों ने तो दिया, हमारे बुजुर्गों ने तो दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने इस मुल्क को बचाने का काम भी नहीं किया। जो मुल्क आपको वो सौंप कर, आपके बुजुर्ग सौंप कर गए थे, उस मुल्क को बचाने का भी काम आपने नहीं किया। तो ये इल्ज़ाम हम पर आयद होगा। इससे पहले कि लोग हम पर उंगली उठाए, हम सब लोगों को इस बात के लिए तैयार होगा, ज़हनी तौर पर तैयार होना होगा। और जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हमारे बीच में होते हैं
जिनको हम नादान दोस्त कह सकते हैं, अपनी नादानी से वो फिरका परस्त ताकतों को तकलीफ देते हैं। उनसे भी होशियार रहने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि फिरका परस्ती किसी की भी हो, किसी भी कौम की हो, वो खतरनाक है। उसी तरह अगर हमारे बीच में भी अगर कोई लोग आकर ये नारा देते हैं और इस तरह की बात करते हैं, फिरका वाला माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएं। हम किसी एक कौम को या किसी एक तबके पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए सब लोग को देखना होगा अपने अपने तरीके से कैसे इस फिरका परस्ती की जो आंधी चल रही है, इस आंधी को कैसे रोका जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ फिर एक बार आप सबका फर्जन आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि कौमी तंजीम को मजबूत करें। कर्नाटक के अंदर इसकी शाखें हर जगह खुलनी चाहिए, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत तक इसको ले जाने की कोशिश करें हम लोग। और कौमी एकजुटती पर, राष्ट्रीय एकता पर हर जगह, चाहे छोटे पैमाने पर हो, बड़े पैमाने पर हो, उस पर सेमिनार करें, लोगों को बुलाएं, उनको दावत दें, नौजवानों को से जोड़ें। यही हम आपसे अपील करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद।